हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बजट डेफिसिट का टॉपिक, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इंडियन इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के को एंड करते हुए इस चैप्टर को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बजट डेफिसिट? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसीट्स। ये क्या मतलब बजट डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है? उस सिचुएशन को जब बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है सरकार के बजट रिसीट से, यानी कि सरकार के पास पैसा आ कम रहा है पर सरकार को खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। शॉर्ट में कमा कम रहे हैं और खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। अब अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं और 12 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो जो 2 रुपये आएंगे वो कहाँ से आएंगे? या तो वो सिर्फ बोरोइंग से आएंगे या डिसइन्वेस्टमेंट से आएंगे। सो बजट डेफिसिट ओवरऑल क्या बताता है? जब बजट एक्सपेंडिचर्स हमारे बजट रिसीट्स से ज़्यादा होते हैं। बजट डेफिसिट शॉर्ट में लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अब बजट जो डेफिसिट है हमारे, वो 3 टाइप के हैं: रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। अब नाम से ही पता चल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। इसमें सिर्फ बजट का रेवेन्यू वाला पोर्शन जो है, रेवेन्यू बजट का पोर्शन, सिर्फ हम उसी को उठाते हैं कि अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है, सो दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, यानी कि रेवेन्यू बजट जो है, उसका एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं इम्प्लीकेशंस। अब रेवेन्यू डेफिसिट से होगा क्या? अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, so because of revenue deficit, the government may have to cut its expenditure on several welfare programs in the country, and this leads to loss of social welfare. अब अगर हमारे रेवेन्यू डेफिसिट कम है, मैंने अभी बताया, यानी सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं और सरकार की कमाई कम है, तो इस केस में क्या होगा? सरकार को कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट की मदद से हो सकता है सरकार अपने कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होने वाले हैं कंट्री में, उनको कट कर दे, उनको कैंसिल कर दे, और इसकी वजह से क्या होगा? सोशल वेलफेयर का लॉस होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, सरकार क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है, फंड्स ले सकती है बोरोइंग्स के थ्रू। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को खर्चा करना ज़रूरी है, तो सरकार क्या करेगी? वो बोरोइंग्स ले लेगी, लोन लेगी, और इससे क्या होगा? लाइबिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाएगी और उनकी क्रेडिट लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि लोन लेने की क्षमता। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब तीसरा चॉइस क्या है? या तो सरकार लोन लेगी, या सरकार काम कम करेगी, या फिर सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, यानी कि अपने शेयर्स, डिवेंचर्स, मतलब शेयर्स जो है वो बेच देगी, डिवेंचर्स नहीं, शेयर्स जो है वो अपने बेच देगी। हो सकता है वो अपनी एक एंटरप्राइज जो है, पब्लिक एंटरप्राइज, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे। सो ये सब हो सकता है। और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा? ओनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर की वो कहाँ चली जाएगी? हो सकता है वो फॉरेन कंपनीज के पास भी चला जाए। तो इससे जो है हमारा डोमेस्टिक कंट्रोल जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है, तो वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। और इसको कवर अप करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार 3 चीज़ें कर सकती है। या तो सरकार क्या करेगी? बोरोइंग्स करेगी, या सरकार क्या करेगी? डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या फिर सरकार अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को कट कर देगी। और इन तीनों ही केस में हमारी इकोनॉमी का लॉस होता है। So I hope this is clear. Next we have fiscal deficit. So what is fiscal deficit? It is the excess of total expenditure over total receipts other than borrowings. अब इसमें क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, टोटल रिसीट्स, इन दोनों का डिफरेंस, अदर देन बोरोइंग्स, यानी कि रिसीट्स के अलावा हम, मतलब रिसीट्स में बोरोइंग्स के अलावा जितनी भी रिसीट्स हैं, अब बोरोइंग्स के अलावा हम बहुत सारे तरीकों से रिसीट्स करते हैं। हम टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों से मिला के जो रिसीट्स हैं, इसमें सिर्फ वही इंक्लूड होंगी और बोरोइंग्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें जो बजट रिसीट्स हैं वो अदर देन बोरोइंग्स हैं, यानी बोरोइंग्स इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब इसमें एक और डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट। ये एक तरह से एक एस्टिमेशन है कि सरकार की बोरिंग्स कितनी रही।
सो इसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अभी हमने पढ़ा कि फिस्कल डेफिसिट जब होता है तो सरकार उसको कवर अप करने के लिए क्या करती है, बोरिंग्स करती है। अब उससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाएगा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब कि महंगाई दर जो है वो बढ़ता जाएगा। वैसा क्यों होगा? कंसेप्ट सोचिए कि जब सरकार ने पैसे लिए उधार, आरबीआई से लेगी सरकार। अब सरकार ने पैसे लिए तो सरकार सब्सिडीज ज़्यादा दे सकती है, सरकार मतलब सोशल वेलफेयर ज़्यादा कर सकती है। सोशल वेलफेयर करने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आने से परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। अब अगर आपके पास एक 10 रुपये हो, एक आपके पास 100 रुपये हो, तो आप 100 रुपये में ज़्यादा सामान खरीदेंगे एज कम्पेयर टू 10 रुपीज़। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा और इससे क्या होगा, लोग जो है डिमांड ज़्यादा करेंगे। और हमें पता है कि जब सामान कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उस केस में क्या होता है, जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर प्राइसेस इंक्रीज कर गए तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नेशनल डेट। हम यहाँ से चल सकते हैं सीक्वेंस। सो नेशनल डेट क्या होगा, एफडी लीड्स टू नेशनल डेट। जो फिस्कल डेफिसिट है वो नेशनल डेट, नेशनल डेट का मतलब होता है कि राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र के ऊपर डेट, डेट मतलब पैसे ना दे पाना, लाइबिलिटीज क्रिएट कर देना। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो पूरे नेशनली लेवल पे ही डेट्स क्रिएट करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरकार बोरोइंग्स कर रही है और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है फिस्कल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एसेट्स हैं वो कम हो रही हैं। एसेट्स कम हो रही हैं तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारी कम हो रही है। क्यों? और हमने बोरिंग्स कर रखी है तो हमारी जीडीपी जो हमारी थी, एक तो हमने अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस बेच दिए सरकार ने, उससे भी लॉस हुआ, एसेट्स कम हो गई हमारी, जीडीपी कम हो गया। ऊपर से हमने जो लोन लिया हुआ है, जब हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन की पेमेंट करेंगे, तो उसमें जो हमारा मनी जाएगा तो जीडीपी की बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो उस लोन को चुकाने में चली जाती है। इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो सरकार के लिए एक नेशनल डेट क्रिएट कर देता है। इसको पढ़ते हैं, एफडी लीड्स टू नेशनल डेट। एफडी का यहाँ पे मतलब है फिस्कल डेफिसिट, डोंट बी कंफ्यूज, इट इज फिस्कल डेफिसिट। इट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ, इससे जीडीपी ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। बिकॉज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज्ड अप टू पे द पास्ट डेट्स। अब सरकार ने लोन ले रखा है पहले से ही, इस साल सरकार को पब्लिक एंटरप्राइजेस भी बेचने पड़ गए, कुछ ज़रूरत पड़ गई, फिस्कल डेफिसिट हो गया था। ऊपर से सरकार को है जो पिछले लोन्स भी चुकाने थे, तो उससे जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अभी हमने देखा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी ग्रोथ को लो कर देता है। तो ड्यू टू हाई फिस्कल, अब जितना फिस्कल डेफिसिट हाई रहेगा उतनी हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो लो रहेगी। तो जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। और अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ कम है, यानी कि लोगों के पास पैसा कम है, और लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए सरकार और बोरिंग्स करेगी। अगर सरकार और बोरिंग्स करेगी तो फिस्कल डेफिसिट भी हाई रहेगा, और फिस्कल डेफिसिट जितना हाई रहेगा उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ फिर से लो रहेगा। तो ये दोनों अगर हाई लो रहेंगे तो कांस्टेंट इनके रेट से एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, विशियस सर्कल, पूरा सर्कल। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को क्रिएट करता है। ये इफेक्ट क्या होता है, ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर अब फिस्कल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए सरकार ने हाई बोरोइंग्स कर रखी है। अब सरकार के पास बोरोइंग्स ज़्यादा है तो मनी मार्केट के अंदर फंड्स कम है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स कम फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उससे क्या होगा कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैकडी ले लेते हैं। मैकडी के ओनर को पता चला कि इंडिया में अब यहाँ पे इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, तो यहाँ पे प्राइसेस हाई जाने वाले हैं, पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके, मैकडी में जा सकें। तो उसको पता है यहाँ प्रॉफिट है नहीं, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से मुझे पे करना पड़ेगा, टैक्स मुझे अलग से देना पड़ेगा। तो वो ये सोचेगा कि मेरे को यहाँ इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉफिट नहीं है, इधर की क्रेडिट रेटिंग भी बहुत लो है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से विड्रॉ कर लेगा, वो मैकडी को उठा के कहीं और ले जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से हमारी इकोनॉमी से तो इन्वेस्टमेंट चली गई, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है इससे वो रिड्यूस हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट से हमारे देश पे बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे फिस्कल डेफिसिट के बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव हैं। हमने अभी अभी देखा कि इसके क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, नेशनल डेट क्रिएट कर देता है ये एक, तो इससे जीडीपी ग्रोथ रुक जाता है। अगर ये हाई रहेगा तो जीडीपी लो रहेगा, और अगर जीडीपी कम रहेगा तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ कोर्स हाई रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सरकार को और बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, सरकार बोरो करती रहेगी, खर्चा करती रहेगी, फिस्कल डेफिसिट हाई रहेगा, फिर सरकार पैसा पहुंचाएगी, जीडीपी लेकिन फिर भी लो रहेगा, और ये बुरा सर्कल चलता रहेगा। फिर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो भी कम हो जाएगी, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ से इकोनॉमी से, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये कुछ प्रभाव हैं, कुछ इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ फिस्कल डेफिसिट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। अभी तक हमने देखा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी डेफिसिट। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब फिस्कल डेफिसिट वैसे तो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, लेकिन वो हमें ओवरऑल हमने देखा क्या बताता है कि गवर्नमेंट की जो है एस्टिमेटेड बोरोइंग्स कितनी है। अगर हम उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को रिड्यूस कर दे तो जो हमारे पास अमाउंट आता है दैट इज अवर प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये हमें क्या दिखाता है कि जो गवर्नमेंट की, इट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि जब इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, पुराने डेट्स पे हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद अब सरकार को कितनी बोरोइंग्स की ज़रूरत है अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको कवर अप करने के लिए। और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट से सेम है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स का ही डिफरेंस होता है। ये बेस इंटरेस्ट पेमेंट के लोड को हटा के, कि अगर सरकार ने पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर दिया है, उसके बाद अब सरकार को कितनी बोरिंग्स की ज़रूरत है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद। तो ये इन दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके अलावा इन दोनों की जो इम्प्लीकेशंस है, जो प्रभाव है इकोनॉमी में, वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे डेफिसिट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बजट। अभी हमने बजट पढ़ा, पता है। अब हम देखेंगे कि बजट को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। वो क्या है? बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। अब ये क्या आ गया? अभी हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा और अब ये कह रहे हैं कि एक और तरह से क्लासिफाई हो सकता है। सो डोंट वरी गाइज, इट्स अ स्मॉल कंसेप्ट। बजट बैलेंस बजट हो सकता है या अनबैलेंस्ड बजट हो सकता है। कैसे? बैलेंस बजट कब होगा? जब हमारी रिसीट्स, आई मीन गवर्नमेंट की रिसीट्स, GR&G यानी गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अभी हमने डेफिसिट पढ़ा, यानी कि जब वो अनबैलेंस्ड हो गया, सरकार की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं थे। अगर दोनों इक्वल हो जाए सो दैट इज बैलेंस्ड बजट, अगर दोनों अनइक्वल हैं सो दैट इज अनबैलेंस्ड बजट। अब अनबैलेंस भी दो टाइप का हो सकता है, या तो रिसीट ज़्यादा होंगी या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। तो इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस बजट, यानी कि अगर हमारी मतलब गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स एक इक्वल है तो उस केस में क्या होगा? सरकार वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में पैसा खर्च नहीं करेगी। सरकार के जितने पैसे आ रहे हैं वो उतने ही पैसे खर्च कर रही है। सो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हम स्टेबल है, ना हम ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं ना हम ज़्यादा कमा रहे हैं। और इससे फिस्कल डिसिप्लिन, ये एक सिग्नल है कि हमारा जो फिस्कल ईयर, मतलब फिस्कल जितना भी हमारी पॉलिसीज चल रही हैं वो एक डिसिप्लिन वे में चल रही हैं। हमें कुछ ज़्यादा हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज ढंग से यूज़ हो रहे हैं। और इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, ना ही ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है और उसके लिए सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार जितने कमा रही है उतना ही एक्सपेंड करेगी तो इससे ना ही वो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगी, वो बहुत ही लिमिटेड एरिया, लिमिटेड सेक्टर्स पे ही अपना ध्यान दे पाएगी। तो अगर सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है, अगर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बैलेंस बजट जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माना जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अनबैलेंस बजट। अभी मैंने बताया अनबैलेंस बजट क्या है, या तो हमारी रिसीट्स ज़्यादा होंगी
या फिर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे। अभी हमने देखा जब एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, डेफिसिट बजट। तो जब रिसीट ज़्यादा होंगी तो हमें फ़ायदा हो रहा है, तो क्या हो गया, सरप्लस बजट। अब अगर सरप्लस बजट है तो ये जो है एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है, और अगर हमारे पास डेफिसिट बजट है तो ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देता है। कैसे? अभी हमने देखा कि मतलब पढ़ा कि डेफिसिट बजट में क्या होता है, सरकार जो है वो बोरोइंग्स करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। मनी सप्लाई का मतलब कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। कैसे? सब्सिडीज देती है सरकार, सरकार लोन रेट्स लोगों के लिए थोड़े सस्ते भी कर देती है, और सरकार खुद लोन लेती है ताकि लोगों का सोशली वेलफेयर हो सके। तो अगर इससे क्या होता है, सरकार लोगों तक पैसा पहुंचा रही है, मनी की सप्लाई कर रही है ताकि लोग डिमांड करें, तो इससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इससे जस्ट अपोजिट, अगर सरकार की रिसीट ज्यादा है, यानी हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि टैक्स भी ज्यादा आ रहा है, नॉन टैक्स भी ज्यादा आ रहा है, तो अगर हमारे पास टैक्स ज्यादा आ रहा है, लोग हमें पैसा दे रहे हैं, यानी कि वो डिमांड, उनके पास अब पैसे, मनी सप्लाई जो है कम रह गई, परचेजिंग पावर कम रह गई, तो ये जो है एग्रीगेट डिमांड को लो कर देता है। अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड कम करें तो इसके मेरिट्स क्या हैं? हमें एग्रीगेट डिमांड कम करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो। तो जब हमारी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होती है, यानी कि जब महंगाई बढ़ी हुई है, तब ये काम आता है। अब महंगाई बढ़ी हुई है, उससे इसका क्या रोल है? अगर महंगाई ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं और सामान कम हो, अगर एक दुकान पे 2 चिप्स के पैकेट हैं और खरीदने वाले 4 लोग हैं, तो वो जो है 2 पैकेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उनके प्राइसेस हाई जाएंगे। लेकिन अगर उन 4 में से किसी ने, मतलब किसी से पैसा ले लिया जाए, उनकी डिमांड कम कर दी जाए, डिमांड कम कर दे, यानी कि उन 4 में से हम 2 को मना ले कि आपको पैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको समझा दें, उनको साइड कर दें, तो अब 2 पैकेट्स हैं और 2 ही लोग हैं, तो प्राइसेस सेम ही रहेंगे, प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस घटाने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्राइस पे वो सामान खरीद देगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें एग्रीगेट डिमांड कम करनी पड़ती है ताकि प्राइसेस जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएं, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएं। तो इसीलिए उस टाइम पे सरप्लस बजट जो है वो हमारे काम होता है। और अब डीमेरिट्स क्या? आप देखो, इन्फ्लेशन में काम आएगा, इससे उल्टा कर दो, डिफ्लेशन में काम नहीं आएगा। अगर मंदी काल है, पहले ही लोग कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं, ऊपर से हम और उनकी परचेजिंग पावर कम कर दें, उनसे पैसे ले लें हम किसी तरह से, कहीं इन्वेस्टमेंट करा के या उनसे कुछ खरीदवा के उनसे पैसे ले लें, अब वो और डिमांड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इससे मंदी काल जो है वो और ज़्यादा डीप चला जाएगा, डिप्रेशन पीरियड और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो इस केस में सरप्लस बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब डेफिसिट बजट है तो ऑफकोर्स जब इससे ये अपोजिट है तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी आप अपोजिट कर देंगे। अब ये जो है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है, तो ये कब काम आएगा? डिफ्लेशन के टाइम पे काम आएगा। क्यों? डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि सामान है पर लोग खरीदना नहीं चाहते। अब अगर हम डेफिसिट बजट बना देंगे, यानी लोगों तक सब्सिडीज के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू हम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा देंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, लोग खरीदने, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, तो मंदी काल दूर हो जाएगा। अब डिमेरिट्स क्या होंगे? इससे जस्ट अपोजिट। डिमेरिट्स क्या होंगे कि ये इन्फ्लेशन के पीरियड में अच्छा नहीं है। एक तो लोग पहले ही डिमांड कर रहे हैं सामान की, ऊपर से आप और डिमांड बढ़ा दो उनकी, तो प्राइसेस तो फिर आसमान छू जाएंगे। सो इसीलिए ये डिमेरिट्स मतलब कि डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़िया है, पर इन्फ्लेशन के टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी बैंकिंग चैप्टर। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड।